नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से जो खबर आई वो चिंता में डालने वाली है, परेशान करने वाली है। सुल्तानपुर में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। पथराव और हिंसा के आरोप में 51 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। कई दंगाइयों की पहचान होना भी बाकी है, लेकिन 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब सख्त लीगल एक्शन की तैयारी कर रही है। आरोपियों के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिए हैं। खबर एक शहर की है, लेकिन सावधान करने वाली है, क्योंकि इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है। त्योहारों का सीजन है, दीपावली आने वाली है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े शोले में तब्दील हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की गलती पूरे समाज का माहौल खराब कर सकती है। सुल्तानपुर की घटना इसी तरफ इशारा करती है। शुरुआत में जो तस्वीरें आई, जो वीडियो सर्कुलेट किए गए, उनसे लगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है। वीडियोज में दिखाया गया कि यूपी की पुलिस जानबूझकर इस मामले में पार्टी बन रही है, तरफदारी कर रही है। लगा जो पीड़ित हैं, पुलिस उन्हें आरोपी बना रही है। लेकिन जब हमारी संवाददाता रुचि कुमार सुल्तानपुर पहुंची, रुचि ने इस मामले की तहकीकात की, तो बिल्कुल दूसरी तस्वीर सामने आई। रुचि कुमार की जांच में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं, आंखें खोलने वाली हैं। पता यह लगा कि सुल्तानपुर में सोमवार को मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, और जैसे जुलूस उस इलाके में पहुंचा जहां पर ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, जब यह जुलूस मस्जिद और मदरसे के सामने से गुजरा तो लाउडस्पीकर पर भजन बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने जुलूस को रोकने की कोशिश की और कुछ ही देर बाद लाठियों से, डंडों से, तलवारों से, पत्थरों से जुलूस पर हमला हुआ। मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल लोग जान बचाने की कोशिश में देवी की मूर्ति वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस की मदद से मूर्तियां विसर्जित की गई। लेकिन जो तस्वीरें वायरल की गई उनमें दावा किया गया कि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद पर हमला किया और पुलिस ने हमला करने वाली भीड़ का साथ दिया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में बिल्कुल अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। आज मैं आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा, दोनों तरफ की बात सुनवाऊंगा, पुलिस के रोल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाता हूं जब मस्जिद के सामने हिंदू और मुसलमानों की भीड़ आमने सामने थी। मूर्ति विसर्जन के जुलूस के खिलाफ हथियार लहराए जा रहे थे। ये तस्वीरें सुल्तानपुर के बल्दी राय इलाके की हैं। मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा है, हाथों में लाठियां हैं, डंडे हैं, तलवारें हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और इसके बाद पथराव शुरू हुआ। फिर मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों पर लाठी डंडों से हमला हुआ। इस इलाके में हिंसा का एक वीडियो जो सबूत के तौर पर पेश किया गया, उसमें लोगों की भीड़ दिखाई देती है। सामने मस्जिद है। इस वीडियो को मस्जिद के सामने मौजूद जिस लड़के ने शूट किया वो ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि हिंदुओं की भीड़ जानबूझकर मस्जिद के सामने डीजे बना रही है, 1 घंटे से हंगामा कर रही है, नमाज में खलल डाला जा रहा है, समझाने पर भी हिंदू नहीं मान रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर यह इल्जाम लगाया गया कि हिंदुओं ने मुसलमानों को उकसाया, इसलिए दंगे जैसे हालात बन गए। पास 1 घंटे से खड़ी करे या उन्मटी कर रहे हैं। मस्जिद दिखाया जा रहा है बार। यहाँ नमाज हो रही है, ये लोग को समझ में नहीं है, इनको बताया जा रहा है। ये लोग समझ नहीं, इनको इज्जत से समझाया जा रहा है। ये लोग समझ नहीं रहे, इनको बार बार हटाया जा रहा है। मस्जिद के पास यहाँ पर ये वीडियो कर रहे हैं। ये लोग मस्जिद के पास यहाँ नमाज के
को समझाया जा रहा है, ये लोग समझ नहीं दे, निकालने तलवार मारने के लिए धमकी दे रहे हैं लोग। सामने मस्जिद, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के सामने भीड़ ने नारे लगाए, भजन बजाए, इसलिए हालात बिगड़े। लेकिन जब जांच की गई तो यह सामने आया कि यह बात एक तरफा है। पता चला कि जितने भी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो मस्जिद में मौजूद लोगों ने शूट किए थे। मामले का दूसरा पक्ष भी है। जब रुचि कुमार ने सुल्तानपुर में लोगों से बात की तो दूसरी तरफ क्या हुआ यह भी सामने आया। कई सारे सवाल उठे। पहला सवाल तो यह था कि जब दशहरा 5 अक्टूबर को संपन्न हो गया तो फिर सुल्तानपुर में मूर्ति विसर्जन 10 अक्टूबर को क्यों हुआ। दूसरा सवाल, मस्जिद के सामने 1 घंटे तक जुलूस क्यों रोका गया, वहां डीजे क्यों बजाया गया, इरादा क्या था, मकसद क्या था। इन सवालों के जवाब रुचि कुमार ने दिए। रुचि ने बताया कि मूर्ति विसर्जन को लेकर सुल्तानपुर में एक अलग तरह की परंपरा है। यहां दशहरे के बाद 4 दिन तक दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित रहती हैं और 5वें दिन से विसर्जन शुरू होता है, जो पूरे 36 घंटे यानी 1.5 दिन तक चलता है। इस बार 10 अक्टूबर से विसर्जन शुरू हुआ और उसी दिन शाम को दंगा हो गया। रुचि ने बताया कि यह परंपरा है कि मूर्ति विसर्जन का जुलूस पारा बाजार से निकलकर बाबा जंगलीनाथ महादेव मंदिर के पास रुकता है। इस मार्ग से गुजरने वाली प्रतिमाओं की आरती जंगलीनाथ मंदिर के पुजारी करते हैं। क्योंकि बहुत सारी दुर्गा प्रतिमाएं थी और मंदिर के पुजारी एक एक करके उनकी आरती कर रहे थे, इसलिए काफी वक्त लगा। क्योंकि मूर्तियों की लाइन लंबी हो गई, ये लाइन इब्राहिमपुर इलाके की कादरी मस्जिद तक पहुंच गई। यह सही है कि शोभा यात्रा में डीजे पर भजन बज रहे थे, इसको मुद्दा बनाकर पथराव किया गया। उसके बाद माहौल खराब हुआ और झगड़ा बढ़ गया। सुल्तानपुर का ये वलीपुर इलाका है और ये वही सड़क है जहां दुर्गा जी की करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मूर्तियां विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी। यहाँ मदरसा है और बगल में ये जंगली नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर ये परंपरा रही है कि जब दुर्गा जी की मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं तो इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। तो उस दिन भी ये जो प्रतिमा जो मूर्तियां आई विसर्जन के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद जब ये आगे जाने लगी प्रतिमाएं तो आगे एक मस्जिद है और ये कहा जा रहा है कि विसर्जन के दौरान डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी आवाज़ कम करने के लिए कहा गया और आवाज़ जब कम नहीं की गई तो ये हंगामा हो गया। और ये आरोप है जो दुर्गा जी की मूर्तियां ले जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए उनका, कि उनके ऊपर तलवारों से, पत्थरों से, ईंटों से, सब चीज से हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दुर्गा समिति के लोगों का कहना है कि हिंसा प्लानिंग के तहत की गई, वरना इतने सारी ईंटें, इतने सारे पत्थर जमा होना, लाइट बंद करके शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाना, ये सब अचानक नहीं हो सकता। उनका यह भी दावा है कि वो लोग तो डीजे बंद करने को तैयार हो गए थे। देखिए, हमारे साथ क्या हुआ, दुर्गा प्रतिमाएं हमेशा उसी मस्जिद के सामने से ही सदियों से 10-12 प्रतिमाएं हमेशा निकलती हैं और मस्जिद और मदरसे के बीच में ही एक हमारा देव स्थान है, शंकर जी का स्थान। उसी पर हमारी मूर्तियों की आरती, बाबा जी आरती उतारते हैं, इसीलिए वहाँ आधे घंटे का विराम होता है और मस्जिद और मदरसे के बीच में होने के कारण वहाँ आधे घंटे के लिए हमें प्रतिमाएं रोकनी पड़ती हैं, जिससे सारी प्रतिमाओं की पूजा आरती हो सके। उसी दरमियान मस्जिद में बैठे कम से कम 200 से 300 लोग करीब में होंगे। अचानक से उन्होंने कहा कि आप हमारी ये गाड़ियाँ आगे करो। तो हमारे जो भी थे कार्यकर्ता या उसके समिति के अध्यक्ष वगैरह, उन्होंने कहा कि भैया आपको आपत्ति है तो हम डीजे वगैरह सब बंद कर देते हैं, आप जो है पूजा करने के बाद ही मूर्तियां इधर से निकलती हैं। तो उसी में से उग्रवादी जो भी उस्काने वाले लोग थे, मौलाना हाफिज जी, उन्होंने कहा कि निकालते हो कि मैं और पैसे से पैसा हो। तो हमने कहा ठीक, हम निकाल ले रहे हैं। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट करना चालू किए तब तक उधर से आवाज़ है कि मारो इन सालों को, जान में मत दो। उसी वक्त पथराव स्टार्ट हो गया
और इतना पत्थर बारिश होने लगी कि वहां से जान बचाना मुश्किल हो गया भागते भागते। अब हमको भी प्लानिंग होती तो हम भी पूरा फोर्स सीएसओ वगैरह के साथ में ही चलते, लेकिन नहीं जानकारी थी, इसलिए उन्होंने हमला किया और पूरी प्लान के साथ सीसी बोतल, धारदार हथियार, छुरी, चाकू लेकर के महिलाएं, बच्चे समेत अपने घरों की लाइट बंद करके हर घर में हमें लगता है कि पत्थर रखा हुआ था। सुल्तानपुर के बल्दी राय और इब्राहिमपुर इलाकों को संवेदनशील माना जाता है, सेंसिटिव है। बल्दी राय में तो फिर भी मिक्स्ड आबादी है, लेकिन इब्राहिमपुर में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। लोकल लोग कहते हैं कि कादरी मस्जिद के पास जो लोग जमा हुए, उन लोगों ने जब हमला किया तो कई पुलिस वालों को भी पीटा गया और पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए। बाद में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाई गई, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। अब बल्दी राय थाने के इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र बहादुर सिंह का एक वीडियो बहुत सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि दुर्गा माता की विसर्जन यात्रा पर पथराव करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाऊंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। इस वीडियो का मतलब ये लगाया गया कि जैसे वो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उन्हें मारने की बात कह रहे हैं। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। प्रशासन कमजोर है। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। पुलिस अफसर की बात सुनकर यह लगा तो सही कि भाषा तो ठीक नहीं थी, लेकिन सीनियर पुलिस अफसरों का कहना है कि अगर एक पक्ष को शांत करने के लिए दोषियों को सजा देने का भरोसा न दिया जाता तो हालात और बिगड़ सकते थे। इसलिए उस वक्त की जरूरत के हिसाब से वहां तैनात पुलिस अधिकारी ने इस तरह की बातें की ताकि भीड़ का गुस्सा ठंडा किया जा सके, क्योंकि जब तक एडिशनल पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती तब तक भीड़ को काबू करना जरूरी था। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल लोगों ने गड़बड़ी की, मस्जिद पर पत्थर फेंके, लेकिन रुचि कुमार ने बताया कि हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं उनमें 2 पुलिस वालों के अलावा 19 हिंदू हैं जो घायल हैं। उनका कहना है कि हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। शोभा यात्रा में डीजे बजाने को बहाना बनाया गया था। मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पहले से पत्थर, लाठियां और तलवारें इकट्ठा करके रखी गई थी। जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद तक पहुंची, पहले विवाद किया गया और फिर हमला किया गया। बस हम सब लोग लेके साथ में जा रहे थे, वहाँ से पूजा करवा के जंगली नाथन से। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने सब पत्थर मारना शुरू कर दिया, तो हमारे सबके लोगों को पत्थर लगा, हम तो गिर गए। फिर वहाँ से उठ के भागने लगे, तो फिर दोबारा यहाँ पे लग गया। अब हाथ में पता नहीं क्या लिए थे, वो सब लोग हाथ में लग गया है। जी, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे तो वहाँ डीजे बज रहा था, तो लोग बोले उनका अजान जो होता वो नहीं हो रहा था, तो बोले यहाँ से गाड़ी लेके जाओ। तो हम लोग बोले कि ठीक है लेके जा रहे हैं। तो वो एक चच्चा थे, उनका नाम नहीं पता, वो बोले मारो इन सालों को गाली दे के, बोले मार दो। हम लोगों कई लोगों को पत्थर लगा है, पत्थर इतना हमारा गहरा हो गया, 4 टाका भी लगा है। हम लोग बेहोश होकर गिर पड़े। तो काफी लोग, औरतें आई, औरतें अपने अचरा में ढीला भर के दे रहे थे, मार रहे थे। काफी लोग मार रहे थे, बच्चे तलवार लेके, चाकू लेके, उसके बाद में सरिया लेके मार रहे थे, मिर्ची झोंक मार रहे थे। आपको भी चोट लगी है? आपको कैसे लगी? ये चाकू से हमको भोंका है। इतना बड़ा चाकू था? यहाँ इतना बड़ा चाकू लेके आए थे, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है। ये समझ लीजिए कि हम लोग वहाँ से किसी तरीके से बच के निकले हैं। हम समझ लीजिए एक बार की मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं। ये लोग जो बात कह रहे हैं उसमें दम इसलिए लगता है क्योंकि इन लोगों को वाकई में चोटें लगी हैं, चाकू लगे हैं, तलवारें लगी हैं, और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सारी बातों का जिक्र है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों की तरफ से एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है, जिसमें साफ साफ लिखा कि सब कुछ शांति से चल रहा था, पीसफुल था। अचानक मस्जिद के पास हमला शुरू हुआ, हालात को खराब करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने आगजनी, हिंसा और पथराव करने वालों की एक एक करके पहचान की। सबूतों के आधार पर 51 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रशासन ने आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चिपका दिए हैं और साफ साफ कहा कि सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं होगी, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी।
जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रास्ता में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको साया खुद किया, इसके पीछे हैं, एक एक को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। एडीजी कह रहे हैं कि जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने गड़बड़ की, उन पर एक्शन तो होगा ही, साथ साथ हिंसा के दौरान प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी दंगा करने वालों से की जाएगी। और प्रशासन इस पर काम शुरू कर दिया है। आज तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ इस इलाके में गैर कानूनी निर्माण की जांच की। मदरसे समेत 5 घरों पर नोटिस लगा दिए गए। तहसीलदार का कहना है कि अगर लोगों ने खुद एनक्रोचमेंट नहीं हटाया तो जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो की जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। जब ये घटना घटित हुई, हम लोग वैसे भी उस दिन भी पूरे दिन एक्टिव रहे। घटना घटित होने के बाद दूसरे दिन ये पता चला कि कुछ इनलीगल बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, तो मैंने अपनी राजस्व टीम को लगा दिया पैमाइश के लिए। पैमाइश के दौरान ये कुछ चीज़ें जो नियमानुसार नहीं पाई गई, अतिक्रमण के रूप में है, उसमें नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं। उनको 5 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मेरी कार्रवाइयाँ अलग तरीके से हो रही हैं, वो मैं अतिक्रमणकारी के रूप में कर रहा हूँ और जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन अलग तरीके का। क्या उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नोटिस कार्रवाई उस नोटिस में लिखा है कि कुछ समय दिया गया हटाने के लिए, नहीं हटेगा तो जो विधिक कार्रवाई है आगे बुलडोजर चलेगा। अब वो अलग चीज़ है, अगर उसकी नौबत आएगी तो वो भी कार्रवाई की जाएगी जो नियमानुसार है। मैंने आपको सारे वीडियोस दिखाए, दोनों पक्षों की बात सुनवाई, पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या क्या दावा है ये भी बताया। सारी बातें देखने सुनने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि पहले सोशल मीडिया पर यह फैलाया गया कि हिंदुओं ने मस्जिद के सामने डीजे बजाया, नमाज में खलल डालने की कोशिश की। यह आरोप लगाया गया कि मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल लोगों ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और पुलिस ने उल्टा मुसलमानों को धमकाया। लेकिन जब तहकीकात हुई तो हकीकत सोशल मीडिया के दावों से बिल्कुल उलट निकली। पुलिस का दावा है कि उसके पास सबूत है, घायलों के बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए वीडियोज हैं और पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ही एफआईआर फाइल की और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया। इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं है कि पुलिस ने किसी का पक्ष लिया या एक तरफा कार्रवाई की, लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि जब इतनी सारी दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित होनी थी, हर जुलूस को मंदिर के पास, मस्जिद के पास रुकना था, तो पुलिस को वहां पहले से सख्त इंतजाम करने चाहिए थे। जब जब प्रशासन इस तरह की लापरवाही करता है तो समाज को तोड़ने वालों को सिर उठाने का मौका मिलता है। जब प्रशासन कमजोरी दिखाता है तो नफरत फैलाने वालों को मौका मिलता है। आज ही इसका एक सबूत गुजरात में मिला। कई 100 साल पुरानी मंदिर की दीवार से सटाकर मजार बना दी गई और प्रशासन खामोश रहा। अब आवाज उठी, टेंशन बढ़ी तो अफसर जागे। मौके पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। अब मजार के केयरटेकर को अरेस्ट कर लिया गया है। आप भी तस्वीरें देखेंगे तो सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। यह तस्वीर गुजरात के मोरबी जिले की है। मोरबी में ऐतिहासिक मणि मंदिर है। मणि मंदिर हेरिटेज साइट है, सरकार के कंट्रोल में है। फिलहाल यह बंद है। इसकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी फिलहाल मोरबी के राज परिवार के पास है। लेकिन इस मंदिर के खंभे से सटाकर मजार बना दी गई। पहले एक पुरानी छोटी सी दरगाह थी। कोरोना के दौरान यह दरगाह मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर 4 मजारें और बन गई जो मंदिर की दीवार तक पहुंच गई। बाकायदा लेंटर डाल दिया गया। 2 मंजिलें खड़ी करने की तैयारी शुरू हो गई। इलाके के लोगों ने आपत्ति की, प्रशासन से शिकायत की, तस्वीरें भेजी, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने जांच के आदेश दिए। दस्तावेजों से साबित हो गया कि मजार सरकारी जमीन पर
मंदिर की दीवार से सटाकर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और मजार के केयरटेकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा मोरबी के इस मजार में गए। पवन की रिपोर्ट देखेंगे तो फिर कुछ कहने को और दिखाने को बाकी नहीं बचेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर बोर्ड लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि राजमाता साहेब की तरफ से ये आदेश है कि इसमें कोई नहीं जा सकता, किसी की एंट्री बैन है। यहां ताला लगाया गया है, गार्ड है और अभी इसी बंद मंदिर की जमीन पर मजार के नाम पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोरबी के मंदिर की इस मीनार के ठीक बगल में ये मजार है। पहले दूर होती थी लेकिन अब ये मजार बढ़ती चली गई और अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये मीनार या कहें कि मजार की जो दीवार है वो इस पिलर के अंदर तक जा रही है। मजार का दावा है कि ये पुश्तों से इनकी जमीन रही है, लेकिन सवाल ये है कि पुश्तों से रही जमीन किसी मंदिर के परिसर की सीमा में कैसे घुस सकती है। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट तौर पर मंदिर की सीमा को लांघते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। बंद पड़े इस मणि मंदिर के दूसरे द्वार पर हम मौजूद हैं और यहां आकर आपको लैंड ग्रैब की सही तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। ये द्वार का गेट है जो यहां तक आता है और जैसे ही मेरे कैमरामैन थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तो यहां मजार की दीवार आपको यहां मंदिर की दीवार के अंदर तक जाती दिखाई देगी। यानी अगर ये मंदिर की सीमा है जहां तक ये पिलर है तो आप समझिए यहां से आगे ये जमीन सीधे तौर पर मंदिर के दायरे में घुस रही है। फिलहाल जो पूरा इलाका है जो कॉर्डन किया गया है उसकी बाकायदा फेंसिंग की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहां तक फेंसिंग है और ये बिल्डिंग की आउटर लिमिट है या कहें कि मंदिर की आउटर लिमिट है और ये पूरा इलाका मजार के कब्जे में है। ये पूरा कंपाउंड जिसमें ये मंदिर स्थित है ये सरकारी जमीन है। फिलहाल इस मंदिर की देखरेख जरूर राज परिवार के पास है लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है। जो ये मजार है इसी सरकारी जमीन पर बनी है और दावा ये किया जा रहा है कि 1976 में जब बाढ़ आई तो सभी कागज चले गए, लेकिन फिलहाल जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से ये जमीन सरकार की है और ये मजार सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। अब ये कब्जा इसलिए हुआ क्योंकि 2001 में आए जबरदस्त भूकंप के बाद से मणि मंदिर बंद है। 2001 के भूकंप से पहले यह मंदिर आम लोगों के लिए खुला था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस मंदिर की 2001 से पहले की तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर आपको मंदिर की भव्यता का अंदाजा हो जाएगा। इस मणि मंदिर को वाघाजी ठाकुर ने रानी मणिबा के लिए बनाया था। मणिबा के नाम पर ही इसका नाम मणि मंदिर रखा गया था। यहां राधा कृष्ण, भगवान शिव और भगवान राम की मूर्तियां हैं। 2001 से पहले यह मंदिर आम लोगों के लिए खुला रहता था, लेकिन भूकंप के बाद से मणि मंदिर को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे कोई हादसा न हो जाए, मंदिर को नुकसान पहुंचा था। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने यहां आना बंद कर दिया और मणि मंदिर वीरान हो गया। सरकार ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मोरबी के राज परिवार को दे दी। राज परिवार मुंबई में रहता है। मंदिर की देखरेख और सुरक्षा के लिए बस गार्ड तैनात हैं। यहां बहुत कम लोग आते जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे मंदिर के करीब मजारें बन गई। और आश्चर्य की बात यह कि मंदिर की दीवार मजार की दीवार से जोड़ दी गई। मंदिर के खंबे के बगल में मजार बना दी गई और दावा किया जाने लगा कि सैकड़ों साल पुरानी मजार है। पवन नारा ने इस मजार के भीतर की जो तस्वीरें भेजी हैं उन्हें देखकर आपको लगेगा कि कैसे साजिश के तहत मंदिर के बगल में मजार बनाकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ये मणि मंदिर की दीवार है जिसको अब नीचे यहां मजार है तो इसको भी रंग दिया गया है और ये मणि मंदिर इसके साथ साथ है। ये जो आप पिलर देख रहे हो
ये यहाँ के जो मजार के केयर टेकर वो बता रहे हैं कि अभी डाला गया है क्योंकि मणि मंदिर से ऊपर से पत्थर गिरते थे, उनसे बचने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जैसे आप आगे आएंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मंदिर का ये पिलर अब मजार के अंदर मौजूद है। ये दीवार मंदिर के उस कोने तक जाती है। आगे आप चलेंगे तो यहां आपको ये समझना आसान हो जाएगा। जो मजार के लोग हैं उनका दावा ये है कि ये फाइनल दीवार थी, ये जो चौड़ी दीवार है ये मंदिर की दीवार है। हालांकि इस दावे से जमीनी हकीकत मैच नहीं करती क्योंकि मंदिर का ये जो दूसरा द्वार है ये उसके लिमिट से भी अंदर जाता है और उसके नीचे भी यहां 2 मजार हैं। और अगर पीछे कैमरामैन यहां घूम कर आएंगे तो दिखेगा आपको यहां कि ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया है और अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऊपर तक जाएगा तो ये बिल्डिंग के छज्जे के बिल्कुल करीब आएगा क्योंकि ऊपर वाला छज्जा आगे है। ये नया कंस्ट्रक्शन है जिसको लेकर विवाद हुआ और अब गुजरात के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें इस मस्जिद के केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस मजार की जमीन का विरोध कर रहे हैं उनकी मांग है कि इस लैंड ग्रैब को सुधारा जाए और इसे यहां से हटाया जाए, जबकि मजार के जो मुल्तवी हैं या कहें कि जो यहां केयर टेकर हैं उनका कहना है कि ये मजार 7 पुश्तों से है। लेकिन जमीन पर ये कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं जो इसके बिल्कुल सटी हुई है, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है। मजार की जो ऊपर का गुंबद है वो इस कंस्ट्रक्शन पे है और इस गुंबद के बीच में जो 10 से 12 फीट की जगह थी उस पर ये नई 2 मंजिल बनाई गई हैं जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है। पवन नारा की रिपोर्ट सबूत है इस बात का कि मजारें हाल फिलहाल में बनाई गई हैं और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मंदिर की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। इसीलिए प्रशासन ने दरगाह के केयरटेकर असाम जाफर शाह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया है। आज पवन नारा ने असाम जाफर शाह के बेटे से बात की, पूछा ये मजार कब से है, जवाब मिला 7 पुश्तों से। पूछा कोई कागज है तो बेटे ने कहा कागज तो नहीं है, 40 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें सारे कागज बह गए। ये पहले से ही बनाई है। हम जब तक मतलब कितने साल? तकरीबन हमारी 7 पीढ़ी यहाँ से निकल चुकी है अब तक, जो हम बचपन से इधर देखते आए और हमारे बड़ों से भी हमने जो देखा है और सुना है वो वही स्थिति से है। यहाँ पे कुछ ना आगे बढ़ा हुआ है 1 इंच भी और ना इंच कम भी हुआ है। ये जमीन किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है? कैसी जमीन? नहीं, ये सरकारी जमीन कहाँ से हो सकती है? जमीन के कागज हैं आपके पास? नहीं, ये जमीन के कागजात तो फिलहाल मेरे पास ये जो होनारत आया हुआ था 1979 में, तो वो जड़ होनारत में सब चला गया था, बाढ़ आया हुआ था। अच्छा हाँ, पूर के हिसाब से बाढ़ आया हुआ था, वो बाढ़ में सब चला गया है। कागज सब चले गए? हाँ, कागज सब चले गए। कोई कागज नहीं बचा? नहीं, अपने पास कोई कागज नहीं है। मजार के केयर टेकर के पास कागज नहीं है, कंस्ट्रक्शन नया दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने जांच कर ली है और जांच के बाद केस दर्ज किया है। अब आगे की कार्रवाई होगी। कमेटी ने उसके ऊपर से ये निर्णय लिया बेस्ड ऑन द प्राइमरी इंक्वायरी कि इस पे जो करंट ऑक्यूपेशन है उनके पास ऐसा कोई पेपर वर्क या ये सारी चीजें हैं नहीं, तो उसके ऊपर से कमेटी ने ये डिसाइड किया कि दिस इज अ फिट केस फॉर एफआईआर। उस जगह का इलीगल ऑक्यूपेंट है उसके ऊपर से, एंड उसको हमने 10 तारीख को पिछले 10th ऑफ अक्टूबर को अरेस्ट किया है एंड करेंटली ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पुलिस ने एक्शन तो लिया है, ये ठीक भी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक्शन लेकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। असल में हेरिटेज बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, इसके बाद प्रशासन जागा। इस समिति के लोग मजार को हटाने और मणि मंदिर का मेंटेनेंस का काम मोरबी राज परिवार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस समिति के लोग पूछ रहे हैं कि मजार बन गई, सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अफसर क्या कर रहे थे? इसलिए इस मामले में जो अफसर लापरवाह थे उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मणि मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है, लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है ये ऐतिहासिक मणि मंदिर। और किस तरह से इस भव्य ऐतिहासिक मणि मंदिर पर सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ आतंकवादी जिहादी तालिबानी मानसिकता वाले लोगों ने अवैध कब्जा कर एक बहुत बड़े पैमाने पर अवैध ढांचा
बनाया, उसका निर्माण किया। कोरोना काल में ये ढांचा बहुत तीव्र गति से बढ़ाया गया और लगभग मणि मंदिर की एक पूरी दीवार को ही कब्जा कर लिया। साथ ही बहुत लंबे समय से वहां के हिंदू संगठन आवाज उठा रहे थे, मोरबी की आम जनता आवाज उठा रही थी, क्योंकि ये जो मंदिर है वो सरकारी भूमि पर आया है, जो कि आरएनबी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यानी कि रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इस तरह से कैसे खुलेआम सरकारी जमीन पर एक पूरी मॉडेस्ट ऑपरेंडी है इनकी, और किस तरह से ये लोग कब्जा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि इतने बड़े भव्य मंदिर पर इतना बड़ा कब्जा किया, इसकी परमिशन किसने दी? क्या सरकारी तंत्र का इस और कोई ध्यान नहीं गया? दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि यहाँ पे लाइट और पानी का कनेक्शन इस अवैध ढांचे को किसने दिया? और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि इतना बड़ा निर्माण हो गया, इसका पैसा कहां से आया? क्योंकि 5-10 हजार नहीं खर्चे, यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर इतने बड़े अवैध निर्माण को बनाया गया है। ये सारे सवाल जायज हैं। अगर वक्त पर एक्शन ना हो तो इसी तरह से विवाद बढ़ जाते हैं और बात हाथ से निकल जाती है। पिछले हफ्ते मैंने आपको द्वारका की तस्वीर दिखाई थी। भगवान द्वारकाधीश के पौराणिक मंदिर के आसपास मस्जिदों मज़ारों की लाइन लग गई है। गैर कानूनी कब्जों के बाद हालात ऐसे हो गए जैसे इस पवित्र नगरी से हिंदू पलायन करने लगे। लेकिन प्रशासन तब जागा जब छोटे छोटे आइलैंड्स पर भी मस्जिदें बन गई, मज़ारें बन गई। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इन आइलैंड्स के जरिए ड्रग्स की तस्करी की आशंका जताई गई। द्वारका में प्रशासन ने कार्रवाई की, 50 से ज्यादा इलीगल स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर दिया। मुझे लगता है इस तरह की बातों पर एडवांस में नजर रखनी चाहिए। जहां जहां पुराने मंदिर हों, मस्जिदें हों या चर्च हों, अगर उनके आसपास किसी तरह का एनक्रोचमेंट होता है या फिर दूसरे धर्म के लोग कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि इनकी अनदेखी किसी दिन बड़े विवाद का कारण बन सकती है। और फिलहाल गुजरात में तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर चुनावी माहौल है और इलेक्शन के माहौल में धर्म और आस्था से जुड़ी कोई भी बात बड़ी बन सकती है। आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में यही हुआ। अब केजरीवाल की पार्टी के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में गोपाल ये कह रहे हैं कि महिलाएं और लड़कियां मंदिरों में न जाएं, कथाओं में शामिल न हों, क्योंकि इन जगहों पर महिलाओं का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। महिलाओं को अगर मजबूत बनना है तो मंदिर और कथाओं में जाने के बजाय सत्ता में भागीदारी मांगे। તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। गोपाल इटालिया का यह बयान गुजरात में सियासत का मुद्दा बन गया। बीजेपी ने तुरंत सवालों की बौछार शुरू कर दी। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा, आम आदमी पार्टी हिंदुओं को गाली देने वाली पार्टी है। गोपाल इटालिया इसी तरह की बातें कहते हैं, इसीलिए उन्हें गुजरात में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। हर्ष सांघवी ने कहा, गुजरात के लोग इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वीडियो से उनकी विचारधारा स्पष्ट हो रही है। मन में जो विचार थे वो विचार बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा, मंदिरों में और कथाओं में लोगों का शोषण होता है। इससे मेरे राज्य के नागरिकों में कहीं ना कहीं उनकी आस्था पे ठोस पहुंचा है। उनके मन में एक अलग ही प्रकार का गुस्सा है। मात्र मेरे राज्य के नागरिकों में ही नहीं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा बाहर आया है। और ये गुस्सा देख के पार्टी ये विषय से कैसे हाथ बाहर निकाले, ये कोयले की खान में उनके हाथ काले हुए हैं, कैसे बाहर निकल जाए, ये विषय से दूरी बनाए रखें, उसके लिए पार्टी की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। उसको वापस एक फैब्रिकेटेड वे में कैसे लोगों के सामने लाया जाए, उसके लिए एक आयोजन किया जा रहा है। ये साफ तौर पे
अर्बन नक्सल की मानसिकता है। कैसे समाज को तोड़ा जाए। अब इस मामले का दूसरा पक्ष सुनिए। गोपाल इटालिया से वीडियो को लेकर जवाब मांगा गया, लेकिन उनके पास इस वीडियो पर भी पहले की तरह रटा रटाया जवाब है। गोपाल इटालिया ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी से 27 बरस के काम का हिसाब मांग रही है। बीजेपी अपने काम तो बता नहीं पा रही है, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी उनके वीडियो आगे कर रही है। 27 વર્ષ પછી જ્યારે અત્યારે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી છે તો ગુજરાતની જનતા હિસાબ માંગે છે કે અમને હિસાબ બતાવો। ભાજપવાળા બોલે છે કે હિસાબ બતાવી શકાય એમ નથી, વિડીયો જોઈ લો। એક બાજુ જનતા પૂછે છે કે મોંઘવારીના મુદ્દે શું કામ કર્યું બતાવો, ભાજપવાળા બોલે છે વિડીયો જોઈ લો। જનતા પૂછે છે કે અમે તમને 27 વર્ષ સુધી મત આપ્યા છે, તમે હિસાબ જણાવો। જનતા પૂછે છે ગોપાલની ભાષા જોઈ લો, ભાજપવાળા કહે છે। अब यह समझना मुश्किल है कि गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के साथ हैं या उसके दुश्मन हैं। मैं हैरान हूं कि केजरीवाल ने ऐसे आदमी को गुजरात में अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहां से बना दिया, कहां से ढूंढ कर लाए। ये जब भी मुंह खोलते हैं ऐसी बात बोल देते हैं कि केजरीवाल की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्या इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? ये क्या क्या बोल चुके हैं ये पता नहीं था? गुजरात में मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल करना कितना घातक हो सकता है, ये बात तो कोई बच्चा भी बता सकता है। गुजरात में महिलाओं से कहना कि मंदिरों में और कथाओं में न जाओ कितना नुकसान कर सकता है, ये कोई नौसिखिया भी बता देगा। केजरीवाल दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन लाइव दिखाते हैं, बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को तीर्थ यात्राओं पर भिजवाते हैं, और गुजरात में उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मंदिरों और कथाओं में महिलाओं का शोषण होता है। अब ये केजरीवाल को सोचना है कि ऐसे गोपाल बाबू का क्या करें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये वीडियो पुराने हैं। आज अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा। केजरीवाल के खिलाफ बोलने पर पंजाब में कुमार विश्वास और तेजेंद्र सिंह बग्गा पर जो केस दर्ज किए गए थे, उन केसेस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से संबंध होने का आरोप लगाया था। कुमार विश्वास ने यह बात उस वक्त कही थी जब पंजाब में असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे। एफआईआर भगवंत मान की सरकार बनने के बाद रोपड़ जिले में दर्ज की गई और पंजाब पुलिस गाजियाबाद में कुमार विश्वास के घर पहुंच गई थी। हालांकि यूपी पुलिस के दखल के कारण कुमार विश्वास की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मामला कोर्ट में चला और आज कोर्ट में कुमार विश्वास की जीत हुई। हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सत्ता के दुरुपयोग का नतीजा बताया। अदालत के फैसले पर कुमार विश्वास ने कहा कि भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पर गलती की थी। वो भगवंत मान से कहेंगे कि पंजाब को, पंजाबियों की भावनाओं को और उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलाएं। वो किसी के कहने पर न चलें, पंजाब की खुशहाली के लिए काम करें। न्यायालय ने उसके अंतिम पैरे में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये क्लियर कट सत्ता के दुरुपयोग का मामला है और उसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री तक सबका उल्लेख किया, एक विस्तृत निर्णय दिया है। मुद्दा ये नहीं है कि सत्ता पाते ही एक असुरक्षित, आत्ममुग्ध, कुंठित, बौने आदमी ने वार किया मेरे पर। मुद्दा ये है कि पंजाब की लड़ाई पिछले 300 साल से इसी बात पर है कि दिल्ली का कोई तानाशाह पंजाब को नहीं चला सकता। वो औरंगजेब रहा हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, महाराजा रंजीत सिंह जी से लेकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह से लेकर, एक परंपरा है कि पंजाब किसी के इशारे पर नहीं नाचता, जो कि पंजाब कोई प्रदेश नहीं है, पंजाब एक भावना है। अब ये पंजाब के लोगों को तय करना है कि पंजाब के बेटे बेटियों के थ्रू चलेगा या दिल्ली में बैठे हुए कुंठित बौने के भेजे हुए चिंटू और दलालों के थ्रू चलेगा। भगवंत मान मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मैं ही पार्टी में लाया था और जब वो सांसद थे तो इसी बौने ने उनका इतना अपमान किया था 17 के चुनाव में कि 2 बार वो इस्तीफा देने मेरे घर आए थे। मैं अपने छोटे भाई प्रिय भगवंत मान को भी सलाह देता हूं, दिल्ली के किसी कुंठित आदमी के इशारे पर पंजाब को मत चलाओ, उसे खुशहाल बनाने के लिए मेरी शुभकामनाएं। तेजेंद्र सिंह बग्गा के साथ तो और भी बहुत कुछ हुआ। वो बीजेपी के एक्टिविस्ट हैं। पंजाब पुलिस चुपके से सुबह सुबह दिल्ली में तेजेंद्र बग्गा के घर पहुंच गई थी। बग्गा को पकड़ कर ले गई। बग्गा के पिता ने दिल्ली पुलिस को खबर दी। बग्गा की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस कुछ कर पाती, पंजाब पुलिस
तेजिंदर बग्गा को लेकर दिल्ली की सीमा से बाहर जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से मदद मांगी और हरियाणा पुलिस ने रास्ते में पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोका। बहुत हंगामा हुआ था उस वक्त। केजरीवाल की पार्टी ने उस वक्त तमाम इल्जाम लगाए, लेकिन आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज केस भी बेबुनियाद है। बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तुरंत रद्द किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले से उत्साहित बग्गा ने कहा कि आज अदालत ने केजरीवाल के मुंह पर तमाचा मारा है। कल दिल्ली और पंजाब में भी जनता केजरीवाल को जवाब देगी। सत्यमेव जयते। आज पंजाब हाईकोर्ट द्वारा जो केजरीवाल के मुंह पे तमाचा पड़ा है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ये तमाचा भूलने वाले नहीं है। मैं सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि पंजाब हाई कोर्ट में आज केजरीवाल की हार हुई है, अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की हार होगी। मैं अरविंद केजरीवाल को आज चुनौती देता हूं कि अपनी सरकार की उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। जिस प्रकार से मुझे इलीगल तरीके से दिल्ली में अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से पंजाब पुलिस द्वारा मेरे पिता के ऊपर हाथ उठाया गया, जिस तरीके से बिना टर्बन के मुझे यहां से नाजायज तरीके से पंजाब पुलिस द्वारा उठाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में क्यों भेजोगे, कब भेजोगे। मैंने उनको ये पूछा कि आप ड्रग्स डीलर्स को जेल में कब भेजोगे। आपने कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं ड्रग्स खत्म कर दूंगा पंजाब में, 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में भेजूंगा। मैंने उनसे यही तो सवाल पूछे थे, इसलिए उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। आज अरविंद केजरीवाल को जब पंजाब हाईकोर्ट ने करारा तमाचा मारा है और सभी एफआईआर को मेरे खिलाफ रद्द कर दिया है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज कोर्ट में केजरीवाल की हार हुई है, अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की हार होगी। अपनी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए केजरीवाल जी। जिस दिन पंजाब की पुलिस कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिस दिन बग्गा को अरेस्ट किया गया था, उसी दिन यह लगा था कि ये मामले बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं। ऐसा लगा था कि पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल कंधे कर रहे थे कि अब मेरे पास पुलिस है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। जहां तक कुमार विश्वास की बात है, वो केजरीवाल के पुराने साथी हैं। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की जीत में कुमार विश्वास की एक बड़ी भूमिका थी। इससे भी ऊपर कुमार विश्वास की कविता और उनकी राम कथा की ख्याति पूरी दुनिया में है। इसलिए कम से कम उन पर केस करने से पहले केजरीवाल को विचार करना चाहिए था। और आज हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि कुमार विश्वास के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, वो सत्ता के दुरुपयोग का, पावर के मिसयूज का नतीजा है। इसके बाद कहने को क्या बचता है। आज की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की पार्टियों ने इल्जाम लगाए कि सरकार जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है। हुआ यह कि कल जम्मू की डिविजनल कमिश्नर अवनी लवासा ने वोटर लिस्ट रिवाइज करने को लेकर एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो लोग 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, अगर वो चाहें तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए रिहाइश का प्रूफ लाना जरूरी होगा। अगर प्रूफ ना हो तो भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों का नाम ग्राउंड पर वेरिफिकेशन करने के बाद वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। सरकार के इस आदेश को महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की चाल बताया। महबूबा ने कहा कि बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है। 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। महबूब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के लिए जो नियम कश्मीर में बनाए जा रहे हैं वो देश में कहीं और लागू नहीं है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो चुका है। देश में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की यही शर्तें होती हैं जो जम्मू की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए बताई गई हैं। लेकिन फिर भी विरोध तो हो रहा है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि असल में बीजेपी बोगस वोटर बनाना चाहती है और यह उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसका ऐलान जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने किया था।
जब उन्होंने 25 लाख नए वोटर बनाने की बात कही थी। सीईओ साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बात बता दी थी कि 25 लाख वोट हम जम्मू कश्मीर के अंदर नेम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और वो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट इनका बना हुआ है, उसी आधार पे वो चल रहे हैं। पहले जो इन्होंने कहा जी आधार होगा, ये होगा, वो होगा, 1 साल का उन्होंने रखा हुआ है, हालांकि वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने ये कल वाला जो नोटिस है, ये तो सरीन मैं समझता हूँ लॉ जो है, प्रिवेलिंग लॉ, नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रतनलाल गुप्ता की बात सही है कि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह कहा था कि 25 लाख नए वोटर बनेंगे, लेकिन वो क्यों कहा था ये रतनलाल जी बताना भूल गए। असल में जम्मू कश्मीर की पुरानी वोटर लिस्ट में 76 लाख वोटर्स थे। पिछले चुनाव के बाद से अब तक करीब 22 लाख नौजवान 18 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। उनके नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे, इसलिए उस वक्त करीब 25 लाख वोटर्स के बढ़ने की बात कही गई थी। लेकिन मामला सियासी है, इसलिए सब इसका इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोकल लोगों को ही वोट डालने का हक मिलना चाहिए। वोट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ऑनरेबल लोग बाहर के हैं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए। वो अपनी आज तक जैसे लिफाफों में पूरी कंट्री में सिस्टम है कि जो बाहर वाला होता है वो अपनी अपनी स्टेट में वोट दे सकता है। वो मैं वोट से उनको महरूम नहीं रखना चाहते हैं। वो अपनी स्टेट में जिस भी अपनी अपनी स्टेट में हैं उनको वहां से वोट आएगा, वो अपनी स्टेट में वोट डाल सकते हैं। बीजेपी की राय अलग है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में नॉन लोकल लोगों के नाम जोड़ने का स्वागत किया है। पार्टी का कहना है कि बंटवारे के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए हजारों लोग जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे। अब नई वोटर लिस्ट बनेगी तो उन्हें भी अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने का काम संविधान के मुताबिक हो रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू नहीं होता था, इसीलिए मतदाता सूचियों में इस प्रकार के प्रोविजंस को इससे पहले यहां अलाउ नहीं किया गया। अब धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में है वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। इस वोटर लिस्ट पर नाम ऐड होने पर जम्मू के लोग क्या कहते हैं यह सुनना भी जरूरी है। यहां के लोगों ने मतदाता नए बनाने के फैसले का स्वागत किया। जम्मू के निवासियों ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डीसी ने, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, तो इसका मतलब हर एक को राइट होना चाहिए। जो 1 साल से रहा हो हमारे, उसका डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, तो वो आराम से वोट डाल सकता है। हमारे JNK के लीडर जाते हैं तो सेंटर में जाके मिनिस्टर बन सकते हैं, तो क्या आप आम पब्लिक वोट नहीं डाल सकती? वो हिंदुस्तान हर एक को हक होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को कहीं भी जाके कहीं भी वोट डाल दे। इसको मैं बड़ी अच्छी दिशा में लेके जाता हूँ। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा हुआ जो हुआ कि जो हैं, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं 370 आर्टिकल था, हम बड़ी बंदों से बंदिश थे, बड़ी बातों से हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रथा चल रही थी एक निशान एक संविधान, दो निशान दो संविधान हो, तो अब वो सब एक हुआ है। सियासी लोग अपनी अपनी तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूं, वो समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में 18 साल की उम्र पार कर चुके 22 लाख से ज्यादा नौजवानों का नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। इसके अलावा 1,46,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भागकर जम्मू कश्मीर में आए थे, लेकिन आर्टिकल 370 के कारण उन्हें अब तक वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। अब इनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 14 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में रहते आए हैं, लेकिन आर्टिकल 370 में लिमिटेशन थी, उसकी वजह से वो भी
अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भी जुड़ेंगे। जहां तक वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के तरीके का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में तो यह कहा जा रहा है कि जो 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेगा। देश के दूसरे राज्यों में चुनाव आयोग हर 3 महीने में वोटर लिस्ट रिवाइज करता है। अगर कोई पंजाब से आकर 3 महीने से दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। तो इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि अब जम्मू कश्मीर में सही मायने में एक झंडा एक विधान लागू हो रहा है। यहां वही कानून चलेंगे जो पूरे देश में चलते हैं। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की नई टेंशन की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट सीट पर बाय इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है। 14 अक्टूबर यानी परसों नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। मुसीबत यह है कि ऋतुजा लटके सरकारी कर्मचारी हैं और अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, जिससे वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पा रही। ऋतुजा लटके ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है कि वो बीएमसी को इस्तीफा एक्सेप्ट करने का आदेश दे, जिस पर कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। उद्धव गुट के नेता इसके लिए एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लोगों का कहना है कि चीफ मिनिस्टर के दबाव में ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो रेजिग्नेशन मंजूर करने के लिए जो जो नियम लगते हैं वो सब उन्होंने पारित किए हुए हैं। ऐसा होने के बावजूद भी बहुत दिन से उनकी फाइल घुमाई जा रही है और मैं 3 बार म्युनिसिपल कमिश्नर से मिला, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी बातों से मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। ऋतुजा लटके से सामने वाले सब लोग डर रहे हैं लड़ने के लिए। ऋतुजा लटके शिवसेना से ना लड़े, इसलिए ये सब कोशिशें की जा रही है। उनको शिंदे गुट में जाने के लिए उनके ऊपर दबाव है। उनको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आ जाओ, आपका रेजिग्नेशन तुरंत मंजूर होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सब आरोप बेकार के हैं। बीएमसी के अपने नियम हैं, उनके हिसाब से फैसला होगा, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। किसी भी महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें किसका उम्मीदवार लड़ेगा ये हम साथ में मिलकर तय करेंगे, उसके बाद उसकी घोषणा हम करेंगे। और सामने वालों को कौन उम्मीदवार लड़ाना है ये उनका खुद का मसला है, उसमें हम नहीं पड़ने वाले। उद्धव कैंप का यह इल्जाम है कि शिंदे गुट चाहता है कि ऋतुजा लटके उनकी तरफ से चुनाव लड़ें, क्योंकि ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके अंधेरी इस सीट से शिवसेना के विधायक थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, लेकिन आज ऋतुजा लटके ने कहा अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो केवल उद्धव ठाकरे के गुट के साथ, क्योंकि उनके स्वर्गीय पति ने हमेशा उद्धव ठाकरे का ही साथ दिया। मेरे पति ने एकनिष्ठ होकर उद्धव साहब का साथ दिया है। हमारा पूरा परिवार उद्धव साहब के साथ है। ऐसे में अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मशाल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ूंगी। अब देखिए, चुनाव का फैसला 6 महीने पहले हो गया था। ऋतुजा लटके को पता था उद्धव ठाकरे उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे। उद्धव ने भी उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो फिर उस वक्त उन्हें नियम के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि बीएमसी के पास 6 महीने तक किसी भी इस्तीफे पर विचार करने का हक है। जबकि ऋतुजा ने इस्तीफा सिर्फ 9 दिन पहले 3 अक्टूबर को दिया है, और अब इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं बेमौसम बरसात के बारे में। अक्टूबर के महीने में भी देश के कई हिस्सों से बाढ़ और बारिश की हैरान करने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके कारण बाढ़ के हालात बन गए। लगातार बारिश से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। गाड़ियां डूब गई। पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए।
लोगों को आने जाने के लिए कमर तक पानी में उतरना पड़ रहा है। अनंतपुर में 200 लोग फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। अभी मौसम विभाग ने अनंतपुर, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और विजयनगरम जिलों में 16 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जिससे इन जिलों में बाढ़ से तबाही का खतरा और बढ़ गया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पंजाब और महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में बारिश के कारण बड़े पैमाने पर फसल खराब हुई है। दिल्ली में 66 साल के बाद अक्टूबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई। इन सारी बातों का असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। दिवाली के मौके पर खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। प्याज, आलू, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियां महंगी मिलेगी। इसके अलावा आटा और दाल के दामों पर भी असर पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।